कहानी की शुरुआत शीजिन से होती है, जो अपने डैड के फ्यूनरल के लिए कब्रिस्तान में आई होती है। उसके डैड एक बहुत ही बड़ी कंपनी के ओनर होते हैं। अब उनके मरने के बाद उनका भाई यानी शीजिन के चाचा जी उस कंपनी को हड़पना चाहते थे, लेकिन शीजिन उन्हें बोल देती है, जब तक मेरे डैड की विल नहीं मिल जाती तब तक प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली रहेगी और बाकी सारे कामों की इंचार्ज मैं रहूंगी। शीजिन के हाथ में अपने डैड की घड़ी होती है और इसी कब्रिस्तान में हमारा हीरो यैन भी आया होता है। एक्चुअली में उसकी मोम की भी डेथ हो गई थी। यैन शीजिन की घड़ी उठाकर उसे दे देता है। इसके बाद शीजिन का डेली रूटीन स्टार्ट हो जाता है। शीजिन अपने पूरे दिन को पहले से ही प्लान कर कर रखती है कि आज उसे किस टाइम पर क्या करना है, यानी वो अपना एक भी मिनट वेस्ट नहीं करती। शीजिन की बेस्ट फ्रेंड है उसकी असिस्टेंट जूली, जो उसका सारा काम संभालती है। इधर हमें यैन को दिखाया जाता है, जो बहुत ही सीधा साधा सा पर्सन है, जहाँ पर ये पालतू जानवरों का अंतिम संस्कार करवाता है। उसके डैड के मरने के बाद से ही उसे एक अजीब सी बीमारी है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। खुशी के टाइम पे ये रोता है और रोने के टाइम पे हंसता है। और यैन का एक बेस्ट फ्रेंड भी है लूफान, जो कि एक नंबर का प्ले बॉय है, यानी हर रोज एक नई लड़की को घुमाता रहता है। लूफान को शीजिन की असिस्टेंट जूली का प्रोफाइल दिखता है तो वो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है। कंपनी में शीजिन के चाचा वाली साइड के लोग बोल रहे होते हैं, सीईओ तो चाचा ही बनेंगे वरना हम लोग रिजाइन कर देंगे। जिन भी बोल देती है, जिसको जाना है वो यहाँ से जा सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इधर यैन को उसकी आंटी आकर बोलती है, पता नहीं जानवरों को कुछ हो गया है, जैसे उन्होंने कोई जहर खा लिया हो। एक्चुअली में यह आंटी लोगों के जानवरों को संभालती है। यैन उन जानवरों को देखने के लिए तेज स्पीड में कार लेकर निकल जाता है, जिसकी वजह से वो शीलिन की कार से टक्कर मार देता है। लेकिन शीलिन को इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था, इसलिए उस बंदे से मिलती तक नहीं है। यहाँ पर आकर इन लोगों को पता चलता है जानवरों की मौत इसलिए हो रही है क्योंकि उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। इतने सारे जानवरों के ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा पैसे लगने वाले थे। अब आंटी के पास तो इतने पैसे नहीं थे, इसलिए यैन खुद इस खर्चे को उठाने के लिए मान जाता है। शीलिन जा ही रही होती है कि अचानक से उसकी घड़ी रिवर्स मोड में चली जाती है। सब कुछ अजीब सा होने लग जाता है और वो दूसरी दुनिया में आ जाती है। सभी लोग एक बस में चढ़ रहे थे और शीलिन को भी उसी बस में चढ़ने को बोला जा रहा था। एक्चुअली में ये मौत की बस थी जिसमें शीलिन नहीं चढ़ना चाहती थी और वहाँ से भागने लगती है। तभी एक आदमी उसे बोलता है, मैं तुम्हें 30 दिन का टाइम दे रहा हूँ, तुमने कोई रास्ता निकाल लिया तो सही है, वरना मैं तुम्हें वापस लेने आ जाऊंगा। और तुम्हारा काउंटडाउन अब शुरू हो जाता है। यहाँ से भागने के बाद शीलिन वापस अपनी दुनिया में आ जाती है और इस बुरे सपने से जागती है, लेकिन अभी भी उसके हाथ में वो घड़ी होती है जिसमें 30 दिन का काउंटडाउन शुरू हो गया था। हालांकि शीलिन उस घड़ी को उतारने की कोशिश भी करती है पर वो नहीं निकलती। शीलिन दूसरे लोगों को वो घड़ी दिखाने लगती है, पर ये घड़ी तो सिर्फ इसे ही दिखाई दे रही थी, बाकी किसी को भी नहीं। इसलिए सभी लोग उसे पागल समझने लग जाते हैं। तब शीलिन ये बात जूली को बताती है तो उसे यकीन हो जाता है, इसलिए जूली उसके बहुत सारे मेडिकल इंश्योरेंस कर देती है। पर इस घड़ी का काउंटडाउन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर आकर शीलिन देखती है उसके टर्टल की तबीयत खराब है तो वो उसे डॉक्टर के पास लेकर आ जाती है। डॉक्टर उसे बताता है, आप लेट हो गई हैं क्योंकि ये तो मर चुका है। शीलिन तो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि उसके पास बस अब यही बचा था जिसके साथ वो अपना दुख बांट सकती थी। शीलिन पूरी रात वहीं सो जाती है और जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठती है तो वो यैन के फ्यूनरल शॉप के बाहर होती है। वहाँ पर इसकी घड़ी का काउंटडाउन रुक जाता है। शीलिन अपने टर्टल का फ्यूनरल कराती है और बहुत ज्यादा सैड भी होती है, लेकिन यैन को तो हंसी आ रही थी क्योंकि उसे बीमारी थी ना। रोने की जगह वो हंसता था, जिस वजह से शीलिन को गुस्सा आ जाता है, मैं यहाँ पर दुखी हूँ और तुम हंस रहे हो, और उसे लड़ने लग जाती है। और फ्लावर पॉट गिरने की वजह से वो उसकी बाहों में आकर गिर जाती है। फिर लूफान आकर उसे बताता है इसे एक डिसऑर्डर है, हंसने की बजाय ये रोता है और रोने की बजाय हंसता है। तभी शीलिन नोटिस करती है उसकी घड़ी का काउंटडाउन तो रुक गया है, इसलिए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर उसे समझ नहीं आता इस घड़ी का अचानक से काउंटडाउन रुक कैसे गया। इसके बाद सभी टर्टल को मिट्टी में दबाने के लिए जा ही रहे थे, तभी ये नोटिस करते हैं ये टर्टल तो जिंदा है। शीलिन अपनी असिस्टेंट यानी कि जूली को भी वहीं बुला लेती है। जूली और लूफान की नजरें तो एक दूसरे से टकरा जाती हैं और एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं। शीलिन दोबारा से अपनी कंपनी को संभालने लग जाती है और काफी खुश थी कि उसकी घड़ी स्टॉप हो गई है, पर वो नोटिस करती है उसकी घड़ी का काउंटडाउन तो फिर से चालू हो गया है। इसके बाद वो यैन की शॉप के बाहर आती है
वहाँ पर गाड़ी आगे पीछे करने के बाद उसे समझ आता है उसकी घड़ी यहाँ पर आकर रुक जाती है, जिसके बाद शीलिन जिंदा रहने के लिए उस शॉप के डबल पैसे यान को ऑफर कर देती है, मुझे ये बेच दो। लेकिन यान साफ साफ मना कर देता है और सबको वहाँ से दफा कर देता है। पर शीलिन कहाँ किसी से कम थी, वो खुद को इतनी आसानी से कैसे मरने दे सकती थी, इसलिए अपना सारा काम यान की शॉप के बाहर ही लगा लेती है और वहीं बैठकर ऑफिस का काम करती है। यान उसे अपना सामान उठाकर वहाँ से दफा होने को कहता है, पर शीलिन बोलती है ये पब्लिक एरिया है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तभी यान को किसी का कॉल आ जाता है, इसलिए उसे वहाँ से जाना पड़ जाता है। जिसके बाद शीलिन नोटिस करती है उसकी घड़ी का काउंटडाउन फिर से चालू हो गया है, तो उसे लगता है शायद बाहर रहकर नहीं अंदर जाकर ही घड़ी रुकने का नाम लेगी। और तभी उसे याद आ जाता है ये तो वही लड़का है जिसने उसकी कार को टक्कर मारी थी, इसलिए वो यान पर केस कर देती है और उसे बोलती है तुमने मेरी कार का जो भी नुकसान किया है ना उसके पैसों की भरपाई कर दो, वरना ये घर मुझे रेंट पर दे दो। अब यान के पास इतने पैसे तो थे नहीं जो इसकी महंगी कार को ठीक करवा पाता, इसलिए एक रूम उसे रेंट पर दे देता है। शीलिन के मीटिंग के लिए कुछ गेस्ट यहाँ आने वाले थे, इसलिए वो उनके खाने के इंतजाम करने के लिए शेफ को वहाँ बुला लेती है। पर यान ने तो उसे एक रूम ही दिया था, पर ये महारानी तो पूरे घर पर कब्जा करने लग जाती है। इवन वो उसके रूम में आकर कपड़े भी चेंज करने लग जाती है। यान इन सब से परेशान होकर उसके शेफ को जाकर बोलता है आपकी मैडम ने आप लोगों की यहाँ से छुट्टी कर दी है, और उसके बाद खुद ही खाना बनाने लग जाता है। इधर लूफान और जूली तो एक दूसरे को डेट करना भी शुरू कर देते हैं, पर दोनों ही अपने रिलेशन को लेकर कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लग रहे थे। इधर क्लाइंट को समझ नहीं आ रहा था शीलिन इतना बड़ा ऑफिस छोड़कर इस छोटे से रूम में मीटिंग क्यों कर रही है। इतना काफी नहीं था कि तभी यान शेफ बनकर वहाँ आ जाता है। यान ने बहुत ही ज्यादा स्मेली वाला खाना बना दिया था, जो खाने के बाद क्लाइंट वहाँ से भाग जाते हैं। शीलिन ने भी बहुत ज्यादा पी ली थी और वो यान पर भड़कने लग जाती है, तुमने मेरी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग खराब कर दी। यान उससे पूछता तुम्हारा बिहेवियर इतना अजीब क्यों है, और वैसे तुम मेरे घर में क्यों रहना चाहती हो। शीलिन उसे बताती है मेरे पास बस 30 दिन की जिंदगी बची है, जो कि एक घड़ी में है, और वो घड़ी सिर्फ तुम्हारे घर में ही आकर रुकती है। लेकिन यान को तो उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। शीलिन तो उसी के ऊपर सो जाती है। यान उसे ऐसे तैसे कर उठाकर बेड पर ले जाकर सुला देता है। इधर लूफान जूली को बोल रहा था हमने उन दोनों को घर में अकेला छोड़ दिया है, कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दें। जूली बोलती है मुझे नहीं लगता कुछ गड़बड़ हुई होगी, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई फोन नहीं आया। इधर शीलिन बेड पर पड़ी थी, पर तभी उसे याद आता है सोने से पहले उसने मेकअप तो उतारा नहीं, इसलिए वो यान के बाथरूम में चली जाती है। वहाँ पर पाइप पर एक टेप लगी होती है जो उसे काफी बेकार लगती है, इसलिए उतार देती है। देर बाद जैसे ही यान की आँख खुलती है वो देखता है उस पाइप से पानी तेज स्पीड में बाहर आ रहा है। यान पानी को रोककर शीलिन को टूल्स लाकर देने को कहता है। टूल्स लाने के चक्कर में शीलिन के हाथ से फिश टैंक नीचे गिर जाता है, जिससे यान की अपने पापा के साथ वाली फोटो खराब हो जाती है और उसका पेन भी खराब हो जाता है। शीलिन बोलती है तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ ना मैं उसके लिए कंपनसेट कर दूंगी। यान बोलता है सब कुछ पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, और 30 दिन वाला कॉन्ट्रैक्ट भी फाड़ कर उसे घर से बाहर भेज देता है। यान को लगा था ये घर के बाहर ही बैठी रहेगी, पर ये तो यहाँ से चली जाती है, अपना सामान भी वहीं छोड़ देती है। इधर लूफान और जूली के बीच किस होने वाला था, तभी जूली को उसकी बॉस का कॉल आता है, इसलिए ये दोनों घर आ जाते हैं। घर पे आने पर जूली उसे बोलती है अभी उसके डैड की डेथ हुई है, आपने उसे अकेले कैसे जाने दिया। यान बाहर आकर देखता है शीलिन वहाँ नहीं होती, तो तीनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर शीलिन एक बिल्डिंग के टॉप पर खड़ी होती है। सभी को लग रहा था ये ऊपर से कूदने वाली है, इसलिए यान ऊपर आकर उसे बचा लेता है, पर इस चक्कर में दोनों के बीच एक्सीडेंटली किस हो जाता है। यान तो किस की वजह से शॉकी हो जाता है और उसे नीचे लेकर आता है। सभी को लगता है ये दोनों कपल है, इन दोनों की फाइट हो गई थी, इसलिए शीलिन ऊपर से कूदने वाली थी। सभी लोग यान को बोल रहे थे तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखना चाहिए। शीलिन जूली को बताती है मैं वहाँ पर कूदने नहीं गई थी, बल्कि इस पूरे मार्केट को खरीदने की सोच रही थी, ताकि उसके बाद इस यान के पास कोई भी कस्टमर ना आए, जिसके बाद ये घर इसे मुझे देना पड़ेगा। इधर लूफान यान को डांट रहा होता है तुम्हारी वजह से वो कुछ कर जाती तो तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन यान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे माफी मांगे। शीलिन का पूरा रूम गीला हो गया था, इसलिए वो उसे अपने रूम में सोने को बोलता है और उसके पैर की चोट देखकर उस पर मलहम लगाने लग जाता है, साथ ही वो उससे माफी भी मांगता है। थोड़ी देर बाद शीलिन आकर देखती है यान अपने डैड की फोटो को देख रहा है। एक्चुअली में यान के डैड को पहले से ही पता था उनकी डेथ होने वाली है, इसलिए वो अपने बेटे को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाना चाहते थे। ये सब याद कर यान स्माइल कर रहा था। शीलिन समझ जाती है यानी कि ये सैड है।
लूफान के पास जूली का मैसेज आता है जिसे देखकर वो उछल जाता है और यान को बोलता है पता नहीं तुम्हारा कब किसी के साथ लफड़ा चलेगा। कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है कि तुम्हें लड़कियों की जगह लड़के पसंद हो। लेकिन यान उसे चुप होकर सोने के लिए बोल देता है और किसके बारे में सोचने लग जाता है और फिर सोचता है मैं ऐसी कैसे सोच सकता हूँ। इधर शीलिन सर्च करती है कि गीली फोटो को कैसे सर्च किया जाता है तो उस फोटो को सही कर देती है और नोटिस करती है उसकी घड़ी का काउंटडाउन तो अभी भी चल रहा है। इसलिए वो घर के हर कोने में जाकर चेक करती है ताकि घड़ी रुक जाए, पर घर के किसी भी कोने में उसकी घड़ी नहीं रुकती। इधर लूफान जूली को याद कर कर यान के चिपका जा रहा था, इसलिए यान वॉशरूम करने के लिए निकल जाता है। वॉशरूम से बाहर आने के बाद वो गलती से अपने ही रूम में वापस चला जाता है, लेकिन जैसे ही शीलिन अपने रूम में आकर यान को देखती है उसकी घड़ी रुक जाती है, जिसके बाद शीलिन समझ जाती है उसकी घड़ी इस घर की वजह से नहीं बल्कि यान की वजह से रुकती है। शीलिन इस बारे में अपनी फ्रेंड जूली को बता ही रही होती है कि तभी यान उसे लूफान समझकर हक कर सो जाता है। शीलिन काफी कोशिश करती है वहाँ से निकलने की, पर उसका हाथ अटी नहीं रहा था, इसलिए खुद भी वहीं सो जाती है। मॉर्निंग में जूली आकर जब इन दोनों को एक ही बेड पर देखती है तो चिल्लाने लग जाती है और उसकी आवाज सुनकर ये दोनों भी उठ जाते हैं। यान उसे बोलता है तुम मेरे रूम में क्या कर रही थी? शीलिन बोलती है तुमने ही तो मुझे ये रूम दिया था और फिर तुम खुद इस रूम में आ गए और फिर फोर्सफुली मुझे बेड पर भी लिटा लिया। यान जूली को समझाता है जैसा तुम सोच रही हो ना, हमारे बीच में वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। शीलिन जूली से पूछती है ऐसा क्या करूं जिससे कोई लड़का हमेशा के लिए मेरे साथ रहे? जूली बोलती है क्या तुम दोनों ने डेटिंग करना शुरू कर दिया है? शीलिन उसे बताती है मेरी घड़ी इस घर की वजह से नहीं बल्कि यान की वजह से रुकती है। यान अपने डैड वाली फोटो सही देखकर शीलिन को थैंक्स बोलने आता है, जिसके बाद शीलिन उसे बोलती है आज से मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ। यान को कहीं जाना होता है तो शीलिन बोलती है आज मैं तुम्हारे लिए ड्राइव करूंगी बॉस। यान उसे अपनी सेक्रेटरी मानने से साफ इनकार कर देता है तो शीलिन उसे एक वीडियो दिखाती है, देखो मैं ये पोस्ट कर दूंगी कि तुम मुझे फोर्स कर रहे थे। बेचारे को हाथ जोड़कर उसकी गाड़ी में बैठना ही पड़ता है। यानी एक लड़की से मिलता है। शीलिन सोचती अब ये कौन है? इस लड़की को ना ही सुनाई देता है और ना ही ये बोल सकती है। यान यहाँ पर फ्लावर्स खरीदने आया था। शीलिन को अपनी फ्रेंड की एडवाइस याद आती है कि किसी बंदे को कैसे पटाया जाता है। अपने फ्रेंड की सजेशन के अकॉर्डिंग वो सबसे पहले यान के साथ प्यार से बातें करने लग जाती है, पर यान उसे इग्नोर कर रहा होता है। जूली ने उसे कहा था बातों से काम ना बने तो क्यूट बनकर दिखाना और उसकी केयर भी करना। शीजिन क्यूट बनकर दिखाती है, साथ ही वो उसकी केयर भी कर रही होती है, लेकिन यान को ये सब बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। इवन यान जो फ्लावर्स खरीद रहा होता है शीजिन उनकी तारीफें करने लग जाती है, पर फिर भी यान उसे जरा भी भाव नहीं देता। इस लड़की को भी शीजिन की हरकतें काफी अजीब लग रही होती है और यान को बोलती है ये काफी क्यूट है। यान ने जो फूल खरीदे थे वो शीजिन को पकड़ा देता है। ये देखकर शीजिन को लगता है यान पट गया है, पर यान उसे बोलता है तुम मेरी सेक्रेटरी हो ना तो इन्हें तो पकड़ सकती हो। शीजिन की हरकतों की वजह से यान को भी हंसी आने लग जाती है, जो देखकर वो खुद शौक में हो जाता है क्योंकि उसे तो रोना चाहिए था। अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग शीजिन उसे बिना बताए ही लंच पर लेकर आ जाती है। वहाँ पर लूफान और जूली को भी उसने बुला रखा होता है। सभी लंच में एक स्पेशल वाली फिश खाते हैं, जिसे खाने के बाद सब समुद्र की दुनिया में चले जाते हैं, यानी इमेजिनेशन में, और पानी में से मछलियाँ पकड़ने लग जाते हैं। वहाँ के गार्ड्स ये सब देखकर उनकी वीडियो बनाने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इन्होंने ज्यादा ही पी ली है। लेकिन गलती से शेफ ने आज स्पेशल वाली फिश को भी नॉर्मल तरीके से पका दिया था, जिसकी वजह से सभी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है और वो इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हैं। ये दोनों भी बैठकर समुद्र के नजारों का मजा उठ रहे होते हैं। तभी सिक्योरिटी गार्ड उन्हें पकड़ने आ जाते हैं, पर उन दोनों को गार्ड्स मॉन्स्टर्स जैसे दिखाई दे रहे थे, इसलिए उनसे बचने के लिए पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इन चारों की पागलपंती ऐसे ही चालू रहती है, पर जैसे ही चारों नीचे गिरते हैं उसके बाद होश में आ जाते हैं। वहाँ का मैनेजर उनसे माफी मांगता है अपने स्टाफ की गलती के लिए और उन्हें दिखाता है इन सब ने क्या क्या करतूतें की है। तभी लूफान और यान को याद आता है इन सब के चक्कर में वो एक इम्पोर्टेंट जगह जाना तो भूल ही गए और तुरंत वहाँ के लिए निकल जाते हैं। ये लोग एक सेमेंट्री में आते हैं, पर वहाँ का गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देता क्योंकि ये लोग लेट हो गए थे। शीजिन बोलती है जो भी नुकसान हुआ उसके लिए सॉरी, मैं इसकी भरपाई कर दूंगी। यान बोलता है हर जगह तुम्हें अपने पैसों का रोब झाड़ना जरूरी है क्या?
लूफान शीजिन को बताता है ये वो डॉग है। एक्चुअली में ये लोग एक डॉग की ग्रेव पर आए थे। लूफान शीजिन को बताता है ये एक रेस्क्यू डॉग था। यहाँ जितने भी लोग हैं उन सभी की जान इस डॉग ने ही बचाई थी। और जो लड़की बोल और सुन भी नहीं सकती वो एक बार आग में फंस गई थी, उसे भी इसी डॉग ने बचाया था। इसीलिए हर साल हम यहाँ उसकी ग्रेव पर आते हैं। यान देखता है उसकी आंटी ने उसे बहुत सारे कॉल किए हैं। एक्चुअली में कुछ लोग आंटी को अपनी जगह खाली करने को बोल रहे थे। इन जानवरों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि ये जगह उन लोगों की ही होती है। यान उन लोगों से रिक्वेस्ट करता है कुछ टाइम दे दो, हम दूसरी जगह ढूंढ लेंगे। पर वो बंदा बोलता है 2 महीने से तुम ढूंढ ही रहे हो, क्या अभी तक मिली नहीं? शीजिन बोलती है मुझे आधे घंटे का समय दो, मैं सभी जानवरों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करवा दूंगी। यान उसे बोलता है पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। शीजिन बोलती है सारा खर्चा मैं उठाऊंगी, पर बदले में तुम्हें वो करना होगा जो मैं बोलूंगी। यान मना कर देता है मैं ऐसा नहीं करने वाला। शीजिन भी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है। देखो ना तुम्हारी आंटी का क्या होगा, और इन प्यारे प्यारे जानवरों के बारे में कुछ तो सोचो। शीजिन सभी को आधे घंटे का वेट करने को बोलती है। इधर उसके चाचा कंपनी में देखते हैं कंपनी के सारे एम्प्लॉय तो गायब हैं, क्योंकि शीजिन ने सारे एम्प्लॉय को जगह ढूंढने के काम में लगाया था। फाइनली एक जगह मिल जाती है जो शीजिन आंटी को देती है। आंटी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यान को बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो काफी अच्छी है। लेकिन अब शीजिन यान के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रख देती है जिसके अकॉर्डिंग 1 महीने तक यान को शीजिन का पर्सनल असिस्टेंट बनकर रहना होगा। यान उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है, पर उसके बाद उसे पता चलता है यान कोई नॉर्मल असिस्टेंट बनकर नहीं रहने वाला, बल्कि उसे शीजिन के साथ एक बेड पर सोने से लेकर वॉशरूम तक जाना होगा। ये जानने के बाद यान कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता था, पर शीजिन बोलती है तुम ऑलरेडी साइन कर चुके हो, और अपने सिक्योरिटी गार्ड को भी बुला देती है। बेचारा यान कुछ नहीं कर पाता और पूछता है इतने सारे लोगों में तुम मुझे ही अपना असिस्टेंट क्यों बनाना चाहती हो? शीजिन बोलती है क्योंकि तुम स्पेशल हो। वैसे तो मुझे किसी असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, बस मुझे तो तुम चाहिए। ये बात सुनकर लूफान भी हंसने लग जाता है। यान को तो अपने दोस्त पर गुस्सा आ जाता है, मेरी साइड है या उसकी, और अपने दोस्त को बोलता है कभी तो मेरी साइड ले लिया कर, तू हमेशा जूली के चक्कर में रहता है। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग यान को अब शीजिन के घर पर ही रहना था, लेकिन 1 घंटे से पहले ही जूली उसे खींचकर शीजिन के घर लेकर आ जाती है। इधर शीजिन के चाचा जी को भी पता चल जाता है शीजिन ने कंपनी के पैसों का यूज कर किसी के लिए जमीन खरीदी है, जो कि शीजिन ने एनिमल्स के लिए खरीदी थी। लेकिन चाचा जी तो इस बात का फायदा उठाने वाले थे। इधर लूफान भी जूली के चक्कर में अपने फ्रेंड को यहाँ अकेला छोड़कर चला जाता है। यान को बताया गया था कि उसे हर वक्त शीजिन के साथ ही रहना है, तो वो कुछ ज्यादा ही चिपकने लग जाता है। शीजिन बोलती है अरे थोड़ा सा तो डिस्टेंस रखो ना। यान तो भूत बनकर खड़ा ही हो जाता है। शीजिन उसे बोलती है तुम्हें मेरे 2 मीटर के दायरे के अंदर ही रहना होगा। यान को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शीजिन को वॉशरूम जाना था, इसलिए उसे वो बाहर बैठने को बोलती है। जब तक मैं वापस ना आऊं इधर उधर कहीं मत जाना। यान अपना बैग खोलता है जिसमें से कैट निकलती है। वो अपनी कैट को भी यहाँ अपने साथ लाया था। वॉशरूम से बाहर आने के बाद शीजिन उसे खींचकर अपने बेडरूम में लेकर आती है। हम दोनों एक ही बेड पर सोएंगे। यान मना कर देता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। शीजिन बोलती है ये पहली बार थोड़ी है, वैसे भी हम एक बेड पर नहीं सोने वाले, हमारे बेड अलग अलग हैं और दोनों बेडों के बीच एक पर्दा भी लगा हुआ होता है। शीजिन सुकून के साथ सोने लगती है क्योंकि अब उसकी घड़ी रुक गई थी। नेक्स्ट डे यान की असिस्टेंट बनने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि यान को कुछ भी नहीं पता था एक असिस्टेंट को क्या करना होता है। सबसे पहले यान का ड्रेसअप चेंज किया जाता है। बहुत सारे कपड़े ट्राई करने के बाद फाइनली शीजिन एक को ओके बोल देती है। जूली उसे शीजिन के डेली रूटीन के बारे में बताती है। वो हर काम टाइम पे करना पसंद करती है। इवन मॉर्निंग में सबसे पहले वो मेडिसिन लेती है, फिर उसके बाद वो पानी पीती है और उसके बाद कॉफी। लेकिन यान से
ये सब सीक्वेंस में नहीं हो पा रहा था। वो कोई ना कोई गलती कर देता है जिसकी वजह से शीजन उस पर भड़कने लग जाती है, पर यन धीरे धीरे कर सब कुछ करने की कोशिश करता है। साथ ही उसे शीजन के साथ 2 मीटर की दूरी भी बनाकर रखनी थी, जिसकी वजह से ये कहीं भी आ जा भी नहीं सकता था। शीजन के ड्रेस को भी अब यन को ही सिलेक्ट करना था, साथ ही उसके मेकअप प्रोडक्ट को भी उसी को देखना था कि किस प्रोडक्ट के बाद वो क्या चीज लगाती है। फाइनली शीजन यन को ऑफिस में लेकर आती है। सभी एम्प्लॉय उन्हें घूरने लग जाते हैं। आज मैडम ये किस लड़के को अपने साथ लेकर आई है। अपने केबिन में आने के बाद शीजन बताती है, ये सारी फोटोज मेरे डैड और ग्रैंडपा की है। मीटिंग में भी सभी लोग पूछ रहे थे ये लड़का कौन है। शीजन बताती है, ये मेरा नया असिस्टेंट है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। जब तुम्हारे पास ऑलरेडी एक असिस्टेंट है तो दूसरे असिस्टेंट की क्या जरूरत है। इवन यन तो काम भी नहीं कर रहा था, जूली को ही उसे बार बार बोलकर काम करवाना पड़ रहा था। नेक्स्ट सीन में खाना खाते समय यन के गले में अटक जाता है, इसलिए वो पानी पीने जाने लगता है, पर उसे नहीं जाने दिया जाता क्योंकि उसे शीजन के 2 मीटर के दायरे में रहना था। यन के पास कोई चॉइस नहीं थी तो वो शीजन की महंगी वाली कॉफी ही उठाकर पी लेता है। शीजन ऑफिस खत्म होने के बाद भी ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है, जिसकी वजह से यन को भी उसी के साथ वहीं रुकना पड़ता है। इवन उसे बार बार उसे कॉफी भी पिलानी पड़ रही थी। इधर जूली को काम से छुट्टी मिल गई थी, इसलिए वो लूफान के साथ डेट पर चली जाती है। यन खड़ा होकर थक जाता है, इसलिए वो सोफे पर लेटना चाहता था, पर वो 2 मीटर के दायरे से बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए वहीं पर बैठ जाता है। शीजन की कॉफी खत्म हो गई थी, पर यन को लगता है अगर ये इतनी ज्यादा कॉफी पीगी तो इसकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होगी, तो अपना दूध वहाँ रख देता है और वहीं पर सो जाता है। शीजन अपने डैड और ग्रैंडपा की फोटो को देखकर याद करती है कैसे उसके डैड उसे डांट कर ऑफिस का काम सिखाते थे ताकि उनके जाने के बाद वो उनकी कंपनी को संभाल सके। शीजन देखती है यन कॉफी की जगह अपना दूध रखकर सो गया है। वो बस यन को देखी जा रही थी, तभी यन की आंखें खुल जाती है तो शीजन बोलती है, चलो अब घर चलते हैं। इधर ये दोनों लैला मजनू अपनी डेट पर टाइटैनिक की मूवी देख रहे होते हैं। दोनों की आइसक्रीम का फ्लेवर भी एकदम सेम था। फिर भी लूफान बोलता है, मुझे तुम्हारी आइसक्रीम खानी है। जूली हाँ बोले उससे पहले लूफान उसकी आधी से ज्यादा आइसक्रीम खा जाता है। जूली भी उसकी आइसक्रीम खाने के लिए आती है तो लूफान उसे किस कर देता है। जूली भी बदले में उसे किस कर देती है, जिसके बाद लूफान तो शुरू ही हो जाता है। इधर शीजन बात लेकर आती है और लूफान लेने जा रहा होता है, लेकिन शीजन को दरवाजे पे खड़ा देखकर पूछता है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। शीजन बताती है, तुम्हें मेरे 2 मीटर के दायरे में रहना है ना, तुम्हें कहीं नहीं जा सकती। बात लेते समय यन गलती से शीजन की हेयर रिमूवर क्रीम को अपनी पूरी बॉडी पर लगा लेता है, जिसके बाद उसके सारे बाल निकल जाते हैं और बेचारे को इचिंग भी हो रही थी, जिस वजह से वो काफी शर्मिंदा भी था। लेकिन शीजन तो उसकी हरकतों पर हंस रही होती है। यान इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था तो यहाँ से भागने की फिराक में था, पर घर के डोर पर लॉक लगा हुआ था। जिसके बाद यान लूफान को कॉल कर बोलता है, प्लीज आकर मुझे यहाँ से निकाल लो, लेकिन लूफान मना कर देता है क्योंकि वो जूली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। यान उसे ब्लैकमेल करता है, मैं तुम्हारी सारी हरकतों के बारे में जूली को बता दूंगा। ये सुनकर लूफान को उसकी हेल्प करने के लिए हाँ बोलना पड़ता है और वो जूली को झूठ बोलता है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, पर अपने दोस्त के पास आ जाता है। यान सबसे पहले अपना सारा सामान नीचे उतारता है, फिर वो खुद भी जाने वाला था, पर तभी उसे याद आता है उसकी प्यारी कैट तो यहीं पर रह गई है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है। साथ ही वो लूफान को भी हेल्प के लिए अंदर बुला लेता है। कैट शीजन के पास होती है। ये दोनों जैसे ही उसे उठाने वाले थे, शीजन ही उठ जाती है, इसलिए दोनों छुप जाते हैं। शीजन वॉशरूम में चली जाती है। यान लूफान को कैट देकर बोलता है, तुम मेरा बाहर वेट करना, जैसे ही शीजन सो जाएगी मैं भी आ जाऊंगा। लूफान डस्टबिन के पास छुप जाता है और उसका वेट कर रहा था। शीजन के सोते ही येन भी बाहर आ जाता है, पर उसके फोन की बैटरी डेड हो गई थी, जिसकी वजह से वो लूफान को कॉल नहीं कर पाता और ना ही वो उसे कहीं दिखाई दे रहा था। इधर शीजन अपने सपने में दोबारा से उसी जगह पर पहुंच जाती है। यहाँ पर वो आदमी उससे पूछता है, क्या तुम्हें अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला। शीजन बताती है, हाँ मैंने अपनी घड़ी को स्टॉप कर लिया है। वो आदमी बोलता है, भले ही कुछ टाइम के लिए तुमने इस घड़ी को स्टॉप कर लिया है,
पर तुम इस चक्रव्यूह से भाग नहीं पाओगी। जिसके बाद शीजिन की एकदम से आंखें खुल जाती है और वो देखती है उसकी घड़ी फिर से चलने लग गई है। इसलिए यैन को ढूंढने लग जाती है पर वो नहीं दिखता क्योंकि वो तो वहाँ से 9-2 घेरा हो चुका था। शीजिन फटाफट से जूली को बुलाकर उसे सब कुछ बता देती है। जूली बोलती है लूफान मेरे साथ था पर अचानक से बोला मुझे हॉस्पिटल जाना है। ये सब सुनकर दोनों समझ जाते हैं लूफान ने ही यैन की हेल्प की है यहाँ से निकलने में। जूली को लूफान पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने उससे झूठ बोला था। उसे लूफान की लोकेशन मिल जाती है और जूली को बताती है वो तुम्हारे घर के आसपास ही है। यैन जैसे ही घर पर पहुँचता है आंटी उसे बताती है शीजिन की तरफ से एक आदमी आया था, उन्होंने अपना बैंक कार्ड भी दिया है। जानवरों की देख रेख के लिए अगर पैसे चाहिए तो इस कार्ड से ले सकते हैं। लेकिन आंटी वो कार्ड यैन को दे देती है, तुम ये शीजिन को वापस कर देना। इधर ये दोनों लूफान को पकड़ लेते हैं। यैन जब अपना फोन चार्ज कर लेता है तो उसे लूफान का भेजा हुआ वीडियो मिलता है जिसमें इन दोनों लड़कियों ने लूफान को बांध रखा होता है और उस बेचारे को लड़की की तरह बना दिया था। लूफान इन दोनों मोहतरमा से माफी मांगता है, प्लीज मुझे जाने दो। यैन भी अपने दोस्त को बचाने के लिए वहाँ आ जाता है। शीजिन यैन के फोन में लोकेशन ट्रैकर ऐप डाउनलोड कर देती है ताकि अब की बार वो उससे दूर ना भाग सके। रूम में आने के बाद यैन उसे बोलता है अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। शीजिन बोलती है 1 महीना कंप्लीट होते ही मैं खुद तुम्हें यहाँ से भेज दूंगी। यैन उसे उसका बैंक कार्ड भी वापस कर देता है। शीजिन इंटरनेट पर सर्च कर रही थी कि कपल विशेष क्या होती है, लेकिन गलती से वो कपल विशेष की लिस्ट यैन के नंबर पर शेयर कर देती है, जैसे रोमांटिक ड्रामा देखना, फायरवर्क देखना, शॉपिंग करना, इधर उधर घूमना। यैन तो ये सब देखकर शौक हो जाता है इसे अचानक से क्या हो गया। शीजिन भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रही थी। मॉर्निंग में उठते ही शीजिन को जब यैन नहीं दिखता तो चिल्लाने लग जाती है तुम कहाँ गए, लेकिन ये जनाब तो ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे होते हैं। शीजिन एटीट्यूड के साथ बोलती है मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती। यैन बोलता है चिंता मत करो तुम्हारे लिए बनाया भी नहीं है, ये मैंने अपने लिए बनाया है। पर शीजिन फिर भी उस ब्रेकफास्ट को खाने लग जाती है जो उसे काफी पसंद आता है। तभी उसे जूली का कॉल आ जाता है तुम्हारे चाचा जी ने बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग रखी है, जल्दी से आ जाओ। शीजिन यैन का हाथ पकड़कर तुरंत उसे खींचकर ऑफिस में लेकर आ जाती है और मीटिंग में आकर अपने चाचा जी से पूछती है आपने अचानक से ये मीटिंग क्यों रखी है। चाचा जी बोलते हैं पता चला है तुमने कंपनी के पैसे पर्सनल काम के लिए खर्च किए हैं, इससे कंपनी को नुकसान हो जाएगा, इसलिए हमारा पूरा राइट है सच जाने का। जूली बोलती है वो सारे पैसे शीजिन ने चैरिटी की है। चाचा जी बोलते ये कब से चैरिटी करने लगी, ऑफिस में सभी को पता है शीजिन कभी कोई चैरिटी नहीं करती। ये सब एक्सप्लेन करने के लिए शीजिन थोड़ा सा समय मांगती है। चाचा जी बोलते ठीक है तब तक तुम्हारी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाता है और तब तक तुम कंपनी में आकर काम भी नहीं कर सकती। बाहर आकर जूली शीजिन को बोलती है वो सब चैरिटी तो थी ना, तो तुमने चाचा जी को कुछ कहा क्यों नहीं। शीजिन बोलती है नहीं वो मैंने किसी पर दया खाकर दान नहीं दिया है, ना ही कोई चैरिटी है। शीजिन घर में आने के बाद अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है। इवन आज तो वो यैन को भी अंदर नहीं आने देती। एक दिन पूरा ऐसे ही बीत जाता है जिसके बाद सभी को चिंता होने लग जाती है तो उसे डोर खोलने को कहते हैं। शीजिन डोर खोलती है, सब उसे खाना खाने को कहते हैं पर शीजिन बोलती है बस मुझे मेरा टर्टल दे दो और टर्टल लेकर फिर से दरवाजा बंद कर लेती है। शीजिन रूम में बैठकर अपनी डैड की बातों को याद कर रही होती है। उन्होंने कहा था तुम्हें ऐसे काम करने चाहिए कि लोग तुम्हारी वैल्यू को समझे। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अपने फ्रेंड्स को लेकर यैन के घर पर आ जाती है और सभी को बोलती है अगर मैं कंपनी में बोल दूंगी मैंने कंपनी के पैसे इस घर पर लगाए हैं और हम एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं तो सभी को मेरी बात पर यकीन हो जाएगा कि मैंने कंपनी के पैसे अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं कंपनी के लिए ही खर्च किए हैं। शीजिन इस आइडिया पर काम करने लग जाती है। काम के चक्कर में वो कुछ खा भी नहीं रही थी जिस वजह से ये तीनों भी बेचारे कुछ खा नहीं पाते। इस प्रोजेक्ट के लिए शीजिन को पैसों की जरूरत थी पर वो अपनी कंपनी से पैसे नहीं ले सकती थी, इसलिए वो बहुत सारे इन्वेस्टर से कांटेक्ट करती है पर कोई भी उसके छोटे से बिजनेस में पैसे नहीं लगाना चाहता था। पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है। नेक्स्ट डे जब यैन सबके लिए खाना बनाकर लाता है तब शीजिन के दिमाग में एक और आइडिया आता है और वो सबको लेकर एनिमल्स वाली जमीन पर जाने लग जाती है क्योंकि कोई भी उसके छोटे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। पर अगर एनिमल वाली जगह पर प्रोजेक्ट किया जाए तो सब इन्वेस्ट करने के लिए मान जाएंगे। शीजिन तेज स्पीड में कार चला रही थी, सभी उसे आराम से चलाने को बोल रहे थे पर शीजिन नहीं सुनती और
इस चक्कर में एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। लोकेशन पर पहुंचते ही जूली उस पर भड़कने लग जाती है। तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही हो, तुम्हारी वजह से हम सब मरते मरते बचे हैं, पूरी रात सोई भी नहीं है, इवन तुम्हारे चक्कर में खाना भी नहीं खाया, पर तुम तो सेल्फिश हो गई हो। लेकिन शीजिन बोलती है मैं बस अपनी वैल्यू को बढ़ा रही हूँ, क्योंकि वैल्यू से ही सब कुछ होता है। अगर मैं इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ ना होती ना, तो ये बंदा अपना काम छोड़कर कभी मेरे साथ ना आता। उसका छोड़ो, तुम भी मेरे साथ कभी ना आती। ये बात तो जूली को बहुत बुरी लगती है। मैंने तुम्हें हमेशा अपना बेस्ट फ्रेंड समझा, पर तुम मुझे अपना एम्प्लॉय मानती हो। ये बोलकर जूली चली जाती है। शीजिन भी बहुत ज्यादा सैड थी, क्योंकि उसे कंपनी में अपनी पोजीशन को बचाने के लिए कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इसलिए यैन उसे एक जगह पर लेकर आता है और बताता है पहले यहाँ अम्यूजमेंट पार्क होता था, मेरे डैड उसी में काम करते थे, पर उनके मरने के बाद ये जगह एकदम बंजर हो गई है और इस जगह पर ही मैं पहली बार अपने दोस्त लुफान से मिला था। मेरे डैड के बनने के बाद लुफान मुझे बोलता है मेरा अपनी मोम के साथ मन नहीं लगता, तो क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? एक्चुअली मैं तो लुफान यैन के साथ इसलिए रहने के लिए आया था क्योंकि उसे लग रहा था यैन के डैड के जाने के बाद वो अकेला पड़ जाएगा। ये सब सुनने के बाद शीजिन को एहसास हो जाता है लाइफ में फ्रेंड कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और उसने जूली को ऐसी बातें बोलकर उसका दिल दुखाया है। घर पहुंचकर यैन उसे बेड पर लिटा देता है, पर शीजिन तो नींदों में भी यही बोल रही होती है कि यैन हम जीत जाएंगे, मैं अपनी पोजीशन को वापस लेकर रहूंगी। लुफान एक चैरिटी वाले बंदे को जानता था जो चैरिटी का सर्टिफिकेट बना सकता था, इसलिए यैन को भी उस जगह पर बुला लेता है। लुफान के जाने के बाद शीजिन सपने में फिर से उसी जगह पर पहुंच जाती है। वो आदमी उसे बोलता है ऐसे घड़ी को रोकने से तुम्हारा टाइम रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जो वापस जाना चाहता है वो जा नहीं सकता और जो रहना चाहता है वो रह नहीं सकता। शीजिन की जैसे ही आंखें खुलती है वो अपनी घड़ी देखती है, उसका टाइम फिर से स्टार्ट हो गया था और यैन भी वहाँ नहीं था। शीजिन उसकी लोकेशन चेक करने वाली थी, पर उससे पहले उसे एक इन्वेस्टर का कॉल आ जाता है। मैं आपके प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ, आपको अभी हमसे मिलने आना होगा। शीजिन उसकी भेजी हुई लोकेशन पर पहुँच जाती है, पर वो जगह काफी डरावनी और सुनसान होती है। तभी एक बंदे की आवाज आती है, मैं तुम्हारा वही पुराना एम्प्लॉय हूँ जिसे तुमने इसलिए निकाल दिया था क्योंकि वो बस 2 मिनट ऑफिस में आने में लेट हो गया था। पर क्या तुम्हें पता है उस दिन मेरी बेटी को बहुत तेज फीवर था, मैं रात भर उसके साथ हॉस्पिटल में था। नेक्स्ट डे ऑफिस में जाने ही वाला था, मेरी वाइफ को चक्कर आ गए थे, इसलिए मैं 2 मिनट लेट हो गया था। पर तुमने मेरे को जॉब से निकाल कर मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी है। मैंने तुम्हें यहाँ अपना बदला लेने के लिए बुलाया है। दूसरी तरफ ये बंदा चैरिटी का सर्टिफिकेट बनाकर इन लोगों को दे देता है ताकि ये लोग उस सर्टिफिकेट को शीजिन की कंपनी में दिखाकर प्रूव कर सके उस पैसे को चैरिटी में यूज किया गया है। यैन जैसे ही घर आता है उसे शीजिन नहीं दिखाई देती, तो उसकी लोकेशन चेक करता है। इधर शीजिन वहाँ से भागने का पूरा ट्राई कर रही होती है, लेकिन वो बंदा उसकी कार को ही खराब कर देता है। शीजिन को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करेगी। तभी उसकी घड़ी रुक जाती है क्योंकि यैन वहाँ आ गया था और उसे ब्लेजर से कवर कर कर घर ले जाने लगता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं शीजिन के डैड को उसकी बुक में एक लव लेटर मिलता है, तो उसके डैड उस पर गुस्सा होते हैं, तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब करने की, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड भेज रहा हूँ। प्रेजेंट में जूली आकर शीजिन से माफी मांगती है, मुझे तुम पर गुस्सा होकर तुम्हें ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। शीजिन भी उससे माफी मांगती है सही तरीके से बात न करने के लिए, तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। सभी उसे डांटने लग जाते हैं, आधी रात को तुम्हें ऐसे घर से भागने की क्या जरूरत थी। शीजिन बताती है मैं भागी नहीं थी, किसी ने मुझे ट्रिक कर कर वहाँ बुलाया था। वैसे तुम लोग कहाँ चले गए थे? जूली बताती है यैन ने तुम्हारे लिए चैरिटी सर्टिफिकेट बनवा लिया है। शीजिन तो खुश हो जाती है, यानी तुम मेरे लिए मुझे अकेला छोड़कर गए थे। शीजिन यैन के बारे में सोच रही होती है, ये कितना अच्छा है मुझे वहाँ से बचा कर लाया। तभी वो नोटिस करती है यैन को तेज फीवर है और साथ ही उसकी घड़ी भी चालू हो जाती है, यानी कि जब तक यैन बीमार रहेगा तब तक शीजिन की घड़ी चलती रहेगी। इसलिए शीजिन जूली को फोन कर कर पूछती है थर्मामीटर कहाँ रखा है, क्योंकि यैन को तेज फीवर हो गया है। उधर से लुफान उसे बताता है तुम्हें उसे सूप देना चाहिए और सबसे पहले उसे ब्लैंकेट से कवर करो क्योंकि वो अपना ध्यान नहीं रखता। शीजिन खुद ही सूप बनाने लग जाती है, जबकि पहले वो कभी किचन में भी नहीं आई थी और इस चक्कर में पूरी किचन ही बिखेर कर रख देती है। शीजिन यैन को वो सूप पीने के लिए देती है और ये दोनों आकर शॉक हो जाते हैं।
क्या बात है, तुमने इसके लिए सूप बनाया है? जूली को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, उसकी बॉस इतनी अच्छी कब से हो गई। शीजिन तो यान को रजाई में से हाथ भी नहीं निकालने दे रही होती, इवन खुद अपने हाथों से खिलाने लग जाती है। ये देखकर लूफान और जूली को डाउट होता है, जरूर इनके बीच कुछ चल रहा है, इसलिए दोनों अपने अपने दोस्तों को अलग अलग ले जाते हैं। लूफान यान से पूछता है, तुम दोनों के बीच कुछ रात को हुआ है क्या? यान बोलता है, मैंने उसकी हेल्प की थी, शायद वो इसीलिए मेरी हेल्प कर रही है। इधर शीजिन अपनी दोस्त को बताती है, मैं उसकी हेल्प इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये घड़ी नहीं रुक रही, जब वो ठीक होगा तभी ये घड़ी रुकेगी। जूली को तो उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, जरूर तुम्हें यन से प्यार हो गया है। इधर लूफान भी यन से पूछता है, क्या हर जगह तुम्हें वही दिखाई देती है? यान बोलता है, हाँ कभी कभी दिखाई तो देती है। ये सुनने के बाद लूफान शीजिन को बोलता है, मैं अपने दोस्त को तुम्हें सौंप रहा हूँ, इसलिए इसका ध्यान रखना, और खुद जूली के साथ शॉपिंग करने चला जाता है। और इधर इन दोनों को अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि इन्हें लग रहा था शायद वो एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं। शीजिन उसे उसका टेम्परेचर चेक कराती है और उसके बाद बोलती है, चलो हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं। शीजिन जब तैयार होकर आती है तो यन तो उसे देखता ही रह जाता है। बाहर आने के बाद शीजिन उसे थैंक्स बोलती है कल रात उसकी हेल्प करने के लिए। तभी वो एक लड़की से टकरा जाती है, जिस वजह से उसकी ड्रेस का जिप टूट जाता है और वो यन की बाहों में गिर जाती है। शीजिन को बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था, पर इस बारे में यन को नहीं बताती। यन उससे पूछता है, तुम्हें सनसेट कैसा लगता है? शीजिन बोलती है, मुझे तो सनराइज ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहीं से दिन की शुरुआत होती है। यन बताता है, लेकिन मुझे सनसेट पसंद है क्योंकि वो वापस घर आने का टाइम होता है। बचपन में मेरे डैड उसी टाइम पर घर वापस आते थे और अब मेरा फ्रेंड लूफान भी उसी टाइम पर आता है। वैसे तुम इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल क्यों हो रही हो? शीजिन उसे बताती है, मेरी ड्रेस का जिप टूट गया है। इधर लूफान जूली को प्रपोज करने का पूरा प्रोग्राम बना लेता है। इधर यन शीजिन को अपने कोट से कवर कर देता है और अचानक से रास्ते में उसे रोक के कहता है, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात कहनी है। शीजिन को लगता है जरूर ये उसे प्रपोज करने वाला है, लेकिन यन बोलता है, जल्दी से घर पर चलो ना, मुझे वॉशरूम में जाना है। शीजिन का तो पोपट हो जाता है। घर पर खाना बनाते वक्त यन की उंगली पर कट लग जाता है, इसलिए शीजिन खाना बनाने का ट्राई करती है, पर उसे तो चाकू भी पकड़ना नहीं आ रहा था। यन उसकी हेल्प करने लग जाता है और इस चक्कर में दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। इधर लूफान भी जूली को प्रपोज करता है, तुमसे आने से पहले मेरी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां थी, पर तुम पहली हो जिससे मुझे सच्चा वाला प्यार हुआ है। जूली भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों किस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग शीजिन देखती है यन का बुखार एकदम ठीक हो गया है। उसके बाद दोनों खाने के लिए रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पर शीजिन अपनी पसंद का नहीं बल्कि यन की पसंद का खाना ऑर्डर करती है। इधर कंपनी में चाचा जी ने बहुत ज्यादा हंगामा मचा रखा होता है, क्योंकि उन्होंने कंपनी में इतना ज्यादा घपला किया था कि बाकी लोगों ने उनसे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लिए थे। शीजिन यन को कपड़े दिलाने के लिए लाती है, जहाँ पर वो उसके लिए बहुत सारे कपड़े खरीदती है, जिन्हें वो अपनी ही अलमारी में सजाती है। यानी दोनों के कपड़े एक ही अलमारी में रखे जाने वाले थे। कई दिनों तक दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे। इवन इन्हें एहसास भी नहीं हो रहा था कि ये कपल की तरह रह रहे हैं। एक आंटी तो उन्हें बोल भी देती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी अच्छी है, पर फिर भी इन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। पर इन दोनों की खुशियों को छीनने शीजिन का बचपन का दोस्त शाऊ आ जाता है। दोनों में काफी अच्छी दोस्ती होती है। इवन ये तो जूली का भी अच्छा दोस्त होता है, जो देखकर लूफान को तो आग लग जाती है। शाऊ बहुत ही ज्यादा रिच बंदा था, इसलिए इन दोनों के लिए अब्रोड से महंगे महंगे तोहफे लाया था। ये सब देखकर यन को तो बहुत ही ज्यादा जेलसी हो रही होती है। लूफान उसे बोलता है, अब तो मान जाओ भाई, तुम उसे प्यार करते हो। तभी जूली आकर इन दोनों को बताती है, शीजिन और शाओ की फैमिली बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इसीलिए उन दोनों के होने से पहले ही उनकी शादी भी तय कर दी गई थी। शाओ शीजिन को एक वाइन पार्टी में इनवाइट करता है। शीजिन यन को भी अपने साथ चलने को बोलती है, तुम मेरे असिस्टेंट हो ना, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन शाओ को इन दोनों का रिलेशन असिस्टेंट और बॉस जैसा नहीं लग रहा था। रास्ते में शाओ यन को बार बार असिस्टेंट कहकर बुला रहा था। बेचारे को फील हो जाता है कि वो बस उसका असिस्टेंट ही है। ये बात शीजिन को भी बहुत ज्यादा बुरी लग रही होती है। शाओ तो शीजिन के कुछ ज्यादा ही चिपकने लग जाता है। इवन वो पार्टी में भी सभी को उसे ऐसे इंट्रोड्यूस कराता है जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। यन को वॉशरूम में जाना था, इसलिए शीजिन भी उसके साथ आ जाती है और वॉशरूम के बाहर खड़ी हो जाती है।
ताकि उसकी घड़ी ना रुके। सभी लोग ये देखकर सोच रहे होते हैं पता नहीं ये यहाँ क्यों खड़ी है। पार्टी में शीजिन के चाचा जी भी आए होते हैं। चाचा जी बोलते हैं मैं कंपनी की तरफ से इस पार्टी में आ तो गया, तुम यहाँ क्या करने आई हो? वैसे भी अब तुम्हारा कंपनी से कोई लेना देना तो है नहीं। लेकिन तभी शाओ उनकी बोलती बंद कर देता है ये अनाउंसमेंट करके कि शीजिन उसकी फियांसी है। मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स करने नहीं आया हूँ बल्कि अपनी फियांसी शीजिन को लेने आया हूँ। इससे हम दोनों की कंपनी को भी काफी फायदा होगा। शीजिन तो शॉक हो जाती है और यान को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। शीजिन उसे बताने आती है मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। यान बोलता है मुझे 2 घंटे के लिए बाहर जाना है। यान उसे मना कर देती है पर तभी शाओ आकर उसे बोलता है तुम्हारा असिस्टेंट कुछ टाइम के लिए जाना चाहता है तो जाने क्यों नहीं देती, और वो शीजिन को खींचकर अंदर ले जाता है। शीजिन उसे बोलती है मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ? हमारे पेरेंट्स ने वो सब बस मजाक में बोल दिया था और तुम्हें ये सब बोलने से पहले एक बार पूछना तो चाहिए था ना। शाओ बोलता है वो मैंने तुम्हारे अंकल की बोलती बंद करने के लिए बोला था ताकि वो कंपनी में तुम्हारी जगह तुम्हें वापस दे सके, पर जो मैंने कहा है मैं उसके लिए एकदम सीरियस हूँ। मैं तुम्हें शादी कर कर अपने साथ ले जाऊंगा। दूसरी तरफ इन दोनों का रोमांस चल रहा होता है। जूली बोलती है कहीं कोई आ ना जाए। लूफान बोलता है कोई नहीं आने वाला और दोनों शुरू हो जाते हैं, पर तभी इन्हें पता चलता है यहाँ पर येन आ गया है। लूफान को तो गुस्सा आ जाता है, इवन वो तो उसे एक मारने भी वाला था, लेकिन उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर रुक जाता है। क्या हो गया तुम्हें? येन बोलता है क्या तुम मेरे साथ बैठकर थोड़ी सी ड्रिंक कर सकते हो? लूफान उसके साथ बैठ जाता है। जब तुम उसे लाइक करते हो तो उसे बोल क्यों नहीं देते हो? यान बोलता है पर उसका तो ऑलरेडी फियांसी है। लूफान बोलता है क्या उसने खुद अपने मुंह से ये बात मानी है क्या वो उसका फियांसी है? जब तक उसकी शादी नहीं होती या फिर वो खुद इस बात को नहीं मानती तब तक तुम्हारे पास चांस है उसे डेट करने का। वैसे तुम्हारी वजह से मेरा इम्पोर्टेंट काम डिस्टर्ब हो गया, कुछ तो सोचा करो दूसरों के बारे में, आगे से ऐसा मत करना। और वो उसके बाद वापस जूली के पास आ जाता है। देखा ना मैं जल्दी वापस आ गया, लेकिन तभी लुढ़क जाता है। बेचारी जूली तो उसका इंतजार करती रह जाती है। इधर यान उसी जगह पर आता है जहाँ पर वो शीजिन के साथ घूमने आया था। वहाँ पर उसे शीजिन की ड्रेस का जिप भी मिल जाता है। यान की लोकेशन से पता चल जाता है वो कहाँ पर है, तो वो भी वहाँ पर आ जाती है। शीजिन बोलती है मैंने तुम्हें 2 घंटे का वक्त दिया था, अब खत्म हो गए हैं। यान तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। शीजिन पूछती है तुमने इतनी ज्यादा पी क्यों रखी है, लेकिन यान तो उसे हक कर लेता है जिससे शीजिन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। घर आने के बाद यान उसके लिए खाना बनाता है। शीजिन उसे समझाती है मुझे उस फियांसी वाली बात के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे नहीं लगा था वो सबके सामने ऐसे बोल देगा, मैं उसे समझा दूंगी। वैसे तुम उस जगह पर क्यों गए थे? यान उसे दिखाता है मैं इस सिप को लेने के लिए गया था। नेक्स्ट डे शाओ शीजिन को मैसेज करता है आज तुम्हें मेरी ग्रैंडमा से मिलने जाना है। शीजिन को वहाँ जाने में अजीब लग रहा था, इसलिए यान बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यान को देखने के बाद शाओ की तो शक्ल उतर जाती है क्योंकि उसे लगा था वो शीजिन के साथ अकेले टाइम स्पेंड कर पाएगा। शाओ की ग्रैंडमा को भूलने की बीमारी थी, इसलिए अपने पोते को भूलकर यान को अपना पोता समझ लेती है। अरे वाह तुमने तो अपने लिए गर्लफ्रेंड भी ढूंढ ली है। शाओ अपनी ग्रैंडमा को बहुत समझाता है अरे मैं आपका पोता हूँ, लेकिन ग्रैंडमा तो बोलती है तुम तो ड्राइवर हो और वही बनकर रहो, चलो जल्दी से जाकर गाड़ी से सामान लेकर आओ। ग्रैंडमा के-पॉप आइडल्स के कॉन्सर्ट देखकर बोलती है मुझे भी यहाँ जाना है। यान बोलता है मैं आपको जरूर लेकर जाऊंगा। दूसरी तरफ जूली और लूफान चैरिटी के सर्टिफिकेट लेकर कंपनी में जाते हैं, पर वहाँ पर कोई काम नहीं बन पाता। वापस आते वक्त शीजिन शाओ से पूछती है भाई तुम अब्रॉड कब वापस जा रहे हो? शाओ बोलता है इस बार तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ तो तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। घर पहुँचने के बाद जूली शीजिन को बताती है वो सर्टिफिकेट किसी ने भी कंपनी में एक्सेप्ट नहीं किए क्योंकि कंपनी में अब लोग ही नहीं बचे, सब छोड़कर जा रहे हैं, कंपनी काफी लॉस में चल रही है। शाओ बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, वैसे भी मैंने तुम्हारे अंकल के साथ मीटिंग फिक्स की है जहाँ पर हम दोनों को जाना है। इवन शाओ तो अपने साथ एक रेनोवेटर भी लाया था ताकि वो शीजिन के घर को अच्छे से देखकर अब्रॉड में भी उसके लिए वैसा ही घर बना सके। शीजिन बोलती है ये सब करने की क्या जरूरत है, लेकिन शाओ नहीं मानता, उसे लेकर बेडरूम में आ जाता है बेडरूम दिखाने। रेनोवेटर बोलता है पर इस बेड पर तो 2 लोग सोते हैं ना। शाओ को लगता है जरूर जूली के साथ शीजिन सोती होगी, इसलिए उसका नाम ले देता है। इवन ये तो शीजिन की अलमारी भी देखने वाला था, पर शीजिन उन्हें बाहर भेज देती है। पीछे से शाओ उसकी अलमीरा देख लेता है जहाँ पर वो येन के कपड़े देखकर समझ जाता है ये शीजिन के साथ रहता है, इसलिए वो शीजिन को बोलता है
मुझे बाहर कपड़े खरीदने जाना है, तो क्या मैं तुम्हारे असिस्टेंट को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? बाहर आने के बाद शाओ उससे पूछता है, क्या तुम शीजिन के साथ सोते हो? वो हाँ बोल देता है। शाओ बोलता है, और अलमीरा में कपड़े जो रखे हैं वो तुम्हारे हैं? यान बोलता हाँ। शाओ बोलता है, मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छे से जानता हूँ जो अमीर लड़कियों को फांस कर खुद भी अमीर बनना चाहते हैं, और उसने तुम्हें अपना असिस्टेंट क्यों बनाया है जबकि तुम्हें तो कुछ आता जाता भी नहीं है? यान बोलता, मुझे क्या मालूम, खुद मेरे पास आई थी और मेरे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। शाओ बोलता है, किसी और को जाकर फूल बनाना क्योंकि वो मेरी है। घर आने के बाद शीजिन उसे बोलती है, चलो मीटिंग में चलते हैं, लेकिन यान उससे पूछता है, तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया था? शीजिन तो शॉक हो जाती है। तभी शाओ बोलता है, ये हमारे साथ मीटिंग में नहीं जाएगा, और उसे खींचकर वहाँ से ले जाता है। शीजिन उससे पूछती है, तुमने उसे कुछ कहा है क्या? शाओ बोलता, हाँ मैंने उसकी औकात उसे याद दिला दी, और फिर चाचा जी के पास आकर बोलता है, आपने कंपनी में जो भी गड़बड़ की है वो सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा, पर बदले में वापिस शीजिन को कंपनी में उसकी जगह देनी होगी। लेकिन शीजिन का ध्यान तो अपनी घड़ी पर होता है क्योंकि वो रुक ही नहीं रही थी, इसलिए उसे टेंशन हो जाती है। और इधर चाचा जी भी साइन करने में बहाने बना रहे होते हैं, इसलिए शीजिन बोलती है, चलो बाद में साइन करेंगे, और घर आ जाती है। यान इसके लिए सारा खाना बनाकर घर से जा रहा होता है कि तभी शीजिन घर पहुंच जाती है। तुम कहाँ जा रहे हो? यान उसे कॉन्ट्रैक्ट के पैसे वापस करता है। मैं तुम्हारे असिस्टेंट बनने के काबिल नहीं हूँ, इवन मैं तुम्हारी कोई हेल्प भी नहीं कर सकता, सिर्फ शाओ ही है जो तुम्हारी हर मामले में हेल्प कर सकता है। तभी शाओ आकर पूछता है, तुम गई नहीं अभी तक? यान शीजिन से पूछता है, तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया था? लेकिन शीजिन शाओ के सामने वो घड़ी वाली बात नहीं बता सकती थी, इसलिए यान वहाँ से चला जाता है। शीजिन भी उसे रोकने जाती है, पर शाओ उसे रोक लेता है। तुम्हारा किसी और लड़की के साथ एक घर में रहना सही नहीं है, मैं तुम्हारा फियांसी हूँ, बाहर वाले क्या क्या बातें बनाएंगे। शीजिन बोलती है, किसने कहा तुम मेरे फियांसी हो? हमारे पेरेंट्स जो कि अब इस दुनिया में है भी नहीं, उन्होंने मजाक में ये बात बोल दी थी। और शाओ से अपना हाथ छुड़वाकर येन को ढूंढने के लिए चली जाती है। और इधर शाओ शीजिन के साथ अपनी वाली फोटो देखकर दुखी हो रहा होता है। शीजिन को येन कहीं भी नहीं मिलता, इसलिए थक हार कर घर वापस आ जाती है। घर पर उसे येन का लेटर मिलता है जिसमें उसने शाओ के लिए लिखा होता है कि शीजिन को क्या पसंद है, वो कब क्या खाना पसंद करती है। ये देखकर शीजिन तो रोने लग जाती है। शाओ को भी अब शीजिन के लिए बुरा लग रहा होता है। मुझे तुम्हारे असिस्टेंट को ऐसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहिए था। शीजिन बोलती है, वो मेरा असिस्टेंट नहीं था। शाओ बोलता है, सॉरी माफ कर दो। नेक्स्ट डे शाओ चाचा जी से मिलने आता है और उन्हें मना लेता है। मैं आपके सारे घपलों को कवर कर लूंगा, पर आप प्लीज ये सीईओ की पोजीशन शीजिन को वापस कर दे। चाचा जी भी मान जाते हैं। जिसके बाद शाओ शीजिन को ये बात बता देता है और बोलता है, मैं अब्रोड वापस अकेला जा रहा हूँ। शीजिन ओके बोल देती है। शीजिन को फ्लावर देखकर याद आता है, जरूर वो फ्लावर वाले गार्डन में गया होगा, इसलिए उसे लेने के लिए निकल जाती है। इधर यान उस गूंगी लड़की को बता रहा होता है, मैं शीजिन को पसंद करता हूँ, पर मुझे नहीं पता वो मुझे पसंद करती भी है या नहीं। मुझे लगता है उसके बचपन का दोस्त शाओ उसके लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन वो लड़की बोलती है, तुम्हें उसे पहले अपनी फीलिंग के बारे में बताना चाहिए, फिर डिसीजन लेना चाहिए, नहीं तो बाद में तुम्हें रिग्रेट भी होगा। जिसके बाद वो शीजिन से मिलने के लिए उसके घर आता है, पर शीजिन तो वहाँ नहीं थी क्योंकि वो तो उससे मिलने के लिए गार्डन की तरफ चली गई थी। शीजिन उसे नहीं मिलती तो उसे लगता है जरूर वो अब्रोड जा रही होगी, इसलिए एयरपोर्ट पर आ जाता है। वहाँ पर शाओ उसे बताता है, वो मेरे साथ नहीं आई है, उसने तुम्हें चूज किया है। इधर ये लड़की शीजिन को बताती है, वो तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे घर गया है। फाइनली दोनों एक बीच पर मिल जाते हैं। यान बोलता है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। शीजिन बोलती है, मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। ये सुनकर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और किस करने लग जाते हैं, और दोनों अपने बीच में से ये पर्दे की दीवार भी हटा देते हैं। इधर लूफान और जूली टेंशन में होते हैं क्योंकि जब भी वो कुछ कर रहे होते हैं येन उनके घर में टपक पड़ता है। पर तभी लूफान को येन का मैसेज आता है, मैंने शीजिन को प्रपोज कर दिया है, अब हम भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए हैं। ये दोनों तो खुशी की मारी पागल हो जाते हैं क्योंकि अब वो इन्हें डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। शीजिन फिर से अपनी सीईओ की पोजीशन पर आ जाती है और साथ ही वो येन के साथ ऑफिस में रोमांस भी कर रही होती है। येन उसे डिनर पर लेकर आता है, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ। शीजिन तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन येन की फैमिली सिर्फ लूफान थी, इसलिए वो उसे लूफान और जूली से मिलवाता है। येन उसे बोलता है, हम एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मिले थे, तो मैं फिर से तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ, जो कि एक लव कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी डेली हग करना, किस करना, इधर उधर घूमना,
फोटोज क्लिक करना। दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं। दोनों अपनी इस रोमांटिक लाइफ में बहुत ज्यादा खुश थे। एक दिन यान अपनी आंटी से मिलने आता है, जहाँ पर दो चोर आंटी के डॉग चुरा कर भाग रहे थे। सभी डॉग को बचाने के लिए लड़ने लग जाते हैं और इन सब में वो चोर यान को चाकू मार देता है। इसलिए सब उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि उसका बहुत सारा खून बह गया है, इसलिए ब्लड की जरूरत रहेगी, पर उसका ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है, इसलिए आसानी से नहीं मिलेगा। तभी शीजिन को याद आता है उसे एक बार हॉस्पिटल से कॉल आया था। डॉक्टर उसका ब्लड लेना चाहते थे क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप रेयर था, लेकिन उसने मना कर दिया था। लेकिन आज शीजिन उसे बहुत सारा खून देती है। डॉक्टर उसे बोलता है सारा खून आप ही दोगे क्या? अब ये ब्लड ग्रुप आसानी से मिलता नहीं, इसलिए वो ही सारा खून दे देती है। इन सब में उसी की हालत बिगड़ जाती है। साथ ही उसकी घड़ी रुककर रिवर्स मोड की जगह सीधी चलने लग जाती है, जिसके बाद वो उसी जगह पर पहुंच जाती है। वो आदमी फिर से उसे बोलता है तुमने कब से लेने की जगह देना शुरू कर दिया? चलो अच्छा ही है, इसीलिए तुम्हारी जान बच गई। तुमने किसी को अपना टाइम दिया तो आज तुम्हें भी जीने का टाइम मिल गया, यानी कि तुम अब अपनी लाइफ में अच्छे से रह सकती हो। साथ ही उसके हाथ से वो घड़ी भी गायब हो जाती है। शीजिन पूछती है पर यान बच गया है क्या? वो आदमी बताता है नहीं, वो अब इस बस में हमारे साथ जाएगा। शीजिन उसे रोकने जाती है। वो आदमी उसे बोलता है अगर तुम उसे रोकोगी तो तुम्हें उसकी जगह यहाँ हमेशा के लिए रहना होगा। लेकिन वो यान को लेकर वहाँ से भागने लग जाती है, पर दोनों वहाँ से निकल नहीं पाते, वहीं पर फंस जाते हैं। यान उसे बोलता है मेरे जाने का समय हो चुका है, मेरे चक्कर में तुम यहाँ मत रुको, और उसे किस कर वहाँ से भेज देता है। लेकिन जब शीजिन की आंखें खुलती है तो वो एक काउंसलिंग की ऑफिस में होती है। लूफान उसका थेरेपिस्ट होता है। शीजिन पूछती है ये सब क्या चल रहा है? वो थेरेपिस्ट बताता है ये सब 2 महीने पहले शुरू हुआ था, जब तुम्हारे डैड मुझसे थेरेपी लेने आए थे। एक्चुअली मेरे डैड सारा समय कंपनी को ही देते थे, जिस वजह से उनकी फिजिकली हेल्थ ठीक नहीं रहती और वो बहुत ही जल्दी मरने वाले थे। इसलिए उन्हें बड़ा अफसोस था, वो अपनी बेटी को प्यार नहीं दे पाए, बस कंपनी में ही लगे रहे। वो तुम्हारे साथ ये सब नहीं होने देना चाहते थे। और जब उसके डैड की डेथ हो गई तो उसके बाद जूली ने ही लूफान को बताया था, यानी कि थेरेपिस्ट को। शीजिन भी अपने डैड की तरह सिर्फ कंपनी पर ही ध्यान देती है, उनकी तरह वो भी एक दिन ऐसे ही मर जाएगी। जिसके बाद लूफान ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया और वो एक अलग दुनिया में चली गई, जो शीजिन ने खुद ही बनाई थी। यानी कि वो सब एक भ्रम था, ताकि शीजिन सिर्फ काम पर ध्यान न दे, अपने बाकी रिश्तों की वैल्यू को भी जाने। और वो आदमी जो कुछ भी बोल रहा होता है वो लूफान ही होता है। शीजिन पूछती है क्या यान भी इस दुनिया में सच में एग्जिस्ट करता है? लूफान बताता है हाँ, वो मेरा फ्रेंड है जो कि पेट फ्यूनरल चलाता है, उससे हमने हेल्प ली थी। शीजिन तो खुश हो जाती है, यानी कि वो जिंदा है, और उसके पास दौड़ी हुई आ जाती है। शीजिन यान से पूछती है क्या तुम मुझे जानते हो? यान हाँ बोल देता है। लूफान की पेशेंट होना, उसने मुझे एक बार हेल्प के लिए बुलाया था। शीजिन बोलती है मुझे कुछ टास्क कंप्लीट करने हैं, तो क्या मेरी हेल्प कर सकते हो? टास्क उसके उस दुनिया में यान के साथ रह गए थे, लव कपल वाले, वो इसके साथ पूरे करती है। शीजिन सोचती है पर इसे तो कुछ भी नहीं पता कि मैं इसे पसंद करती हूँ, इसलिए टास्क के बाद उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। यान भी उसके पीछे पीछे आने लग जाता है। शीजिन उससे पूछती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? यान उसे बोलता है मुझे 2 मीटर के दायरे में रहना है ना। यानी इसे सब कुछ याद था। शीजिन तो खुशी की मारे उसे हक कर लेती है, क्योंकि उसे अपना यान जो मिल गया था। और यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।